हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स बाय लीला में स्वागत है। बच्चों, आज अपने लोग कक्षा 9th का पहले चैप्टर का पहली प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। तो उसका कुछ पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो मैंने तो वैसे आपको परिभाषा में भी बताया था कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो 0 को हमने लिखा और जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर हम बटे में 2 भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम बटे में 3 भी मान सकते हैं, यहाँ पे बटे में हम 4 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से सबसे पहले लिखेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है। आपसे पूछा क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना इस तरीके से होता है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको दे रखा हो तो उसे किस टाइप से हल करना है उस पर ज़रा गौर करिएगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई पूछे कि आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं तो क्या कहेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए कि अनगिनत अपरिमेय संख्याएं, या ये कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 2 संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से इसमें 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या यानी अनगिनत परिमेय संख्या होंगी, लेकिन हमसे कुछ निश्चित गिनती में पूछ लेगा कि इतनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। उसके लिए करते क्या है, सबसे पहला काम 3 और 4 लिख लिया। इनके सबसे पहला काम है, इनके हर बराबर होना चाहिए। इनके हर बराबर हैं। आप देख रहे होंगे कि 3 के बटे में भी कुछ नहीं है, कितना होगा? 1 होगा। 4 के बटे में भी कुछ नहीं है, कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है उससे एक ज़्यादा, अर्थात 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 6 प्लस का 1 7 होता है। तो 7 से हम इन दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। तो हम लिख देंगे अंश तथा हर में 7 से गुणा करने पर, अंश तथा हर में 7 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 7 बटे 1 × 7। इसमें गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 4 × 7 बटे 1 × 7। तो चाहिए आ जाएगा अपना 7 × 21 बटे 7 × 7, 7 × 28 बटे 7 × 7। अब आपसे ये कहना है कि हमारे हर जो हैं दोनों संख्याओं के समान हैं, लेकिन अंश जो है दोनों के भिन्न भिन्न हैं।
तो हम केवल अंश के बीच की ही संख्याएं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बीच की 6 परिमेय संख्या है। तो 21 और 28 के बीच में जो गिनतियाँ आती हैं वो लिख देंगे। 21 के बाद आता है 22, फिर आता है 23, फिर आता है 24, फिर आता है 25, फिर आता है 26, फिर आता है 27। बटे में 7 था तो 7 तो सबके बटे में रहना ही है। तो इस तरीके से 3 और 4 के बीच में हमारी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई हैं। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सेम उसी तरीके का 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमारे इसके जो हर हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए हमें इनके हर बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिख लेते हैं 3/5 और यहाँ पे 4/5। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, लेकिन अगर उनकी संख्या आपसे बोल दे प्रश्न में यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उससे एक ज़्यादा यानी +1 उसमें करके उसी से अंश तथा हर में दोनों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 + का 1 = 6 होता है, यानी कि 6 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3 × 6 बटे 5 × 6, यानी 3/5 हमारे इस रूप में आ जाएगी और 4/5 हमारी इस रूप में आ जाएगी। 5 × 6, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 4 × 6 = 24 और 6 × 5 = 30। अब पूछा तो 3/5 और 4/5 के बीच में था, लेकिन हम निकालेंगे 18/30 और 24/30 के बीच में परिमेय संख्याएं। बात एक ही है, क्योंकि इन संख्याओं का ही रूप बदल के हमारी ये संख्याएं मिली हैं। तो हम लिख देंगे बीच की 5 परिमेय संख्याएं। 18 और 24 के बीच में जो भी संख्या आती हैं वो लिख लेंगे। 19, 20, 21, 22, 23 और सबके बटे में 30 लिख देंगे। 30, 30, 30, 30 और 30। जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उन्हें सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको भाग करेंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 धाम 30। इसको भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कुल मिला के अपना इतना आ जाएगा 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। तो इस तरीके से अपनी ये 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हो गई। इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इसमें हमें बच्चों सत्य और असत्य बताना है विद रीजन के। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण मैं बता दूंगा, अपने आप लिख सकते हैं, और क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला खंड है इसका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याएं। शुरुआत हुई थी प्राकृत संख्याओं से, उसके बाद आई थी पूर्ण संख्याएं। यानी कि प्राकृत से मिलकर पूर्ण संख्याएं बनती हैं, ना कि पूर्ण संख्याओं से मिलकर प्राकृत संख्याएं बनती हैं। तो अगर यहाँ पे ये होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तब तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि ज़ीरो, क्या ज़ीरो एक पूर्ण संख्या है? तो ज़ीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्याएं एक बार और समझिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होती है। पूर्ण संख्याएं क्या प्राप्त होती है? शुरू में स्टार्टिंग में इसके जीरो लगा देते हैं, तब प्राप्त होती है। तो ये हो गई प्राकृत संख्याएं, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं सारी की सारी होल नंबर्स में यानी कि पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स हमारे प्राकृतिक संख्याओं में नहीं पहुंच रहे हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। एक इसमें आ रहा है तो आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वे प्राकृत संख्याओं से ही मिलके बनी हुई होती हैं। इसका ये हो गया रीजन। तो ये कथन अपना कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक मैंने आपको बताए थे, धन पूर्णांक भी होते हैं और ऋण पूर्णांक भी होते हैं। धन पूर्णांक और जीरो भी एक पूर्णांक होता है, +1 +2 इस तरीके से डॉट डॉट, इधर -1 -2 डॉट डॉट। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के मिलने से ही हमारे क्या बनते हैं? पूर्णांक बनते हैं। तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक तो एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से देखिएगा। प्रत्येक पूर्णांक के लिए बोला है। अगर हम इस पूर्णांकों को कहें तो ये तो एक पूर्ण संख्या है, ज़ीरो भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या माइनस की बात करें, माइनस एक पूर्ण संख्या है? तो माइनस पूर्ण संख्या नहीं है। -2 की बात करें तो -2 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए ये कथन अपना कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे रीजन में लिख देंगे कि पूर्ण संख्याओं के मिलने से पूर्णांक मिलते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसमें लिखा होती है, इसलिए ये कथन कैसा हो जाता है? असत्य हो जाता है। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा कैसे संभव है? जैसे कि हमने मान लिया कि ये 2/5 एक परिमेय संख्या ले ली, तो ये क्या एक पूर्ण संख्या होगी? पूर्ण संख्या तो नहीं होगी, क्योंकि इसके बटे में कुछ आ रहा है। अगर हमने बोल दिया 5, तो 5 तो परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ये नहीं है। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पे ये कथन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ में अपनी ये प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए आप हमारे अगले वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।